नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस का। भारत के सामने झुका चीन, लद्दाख से समेटा अपना बोरिया बिस्तर, तोड़े सभी बंकर। निकिता जैकब और शांतनु ने दायर की जमानत याचिका, बेल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में गिड़गिड़ाए गद्दार। ऑनलाइन मीटिंग की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने जूम को लिखा पत्र, दिशा रवि ने पूछताछ में कई नामों का किया खुलासा। टूलकिट में मिला पीटर फेडरिक नाम के शख्स का जिक्र, दिल्ली पुलिस को आईएसआई लिंक का शक। बंगाल चुनाव से पहले मिथुन चक्रवर्ती से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सियासी अटकलें हुई तेज। अब रुक करते हैं पहली खबर की ओर। भारत और चीन के बीच सैनिकों को पीछे बुलाने पर सहमति के बाद लद्दाख की पेंगोंग झील के पास चीन ने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। अगले 6 से 7 दिनों में वापसी की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। समझौते के मुताबिक चीन को उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 के पूर्वी इलाकों की तरफ सैनिकों को लेकर जाना है, जबकि भारतीय सेना क्षेत्र में फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट स्थित स्थायी अड्डे पर लौटेगी। इसी तरह की कार्रवाई झील के दक्षिणी किनारे पर भी होगी। डॉक्टर मनीष, अब भारत के लिए एक बड़ी जीत भी है ये, चीन ने अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट लिया पेंगोंग त्सो पर। देखिए, आज जो तस्वीरें टेलीविजन चैनल पे आई, ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि चीन किसी इलाके में चला जाए पूरे अपने लश्कर के साथ, तोपों के साथ, टैंकों के साथ, और फिर वहाँ से वो वापस चला जाए। ये चीन की सबसे बड़ी, जिसको कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल बेइज्जती जो आज पूरी दुनिया देख रही है। उसका वीडियो सरकार की तरफ से जारी किया गया, और ये वीडियो इसलिए भी जारी किया गया ताकि देश का विपक्ष, जो हर वक्त 56 इंच के सीने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, कि उन्हें भी वो देखें। राहुल गांधी को खास करके आज की तस्वीरों के ऊपर कुछ ट्वीट करना चाहिए था। कम से कम सरकार नहीं तो वहाँ पे जो सैनिक, जो आर्मी के लोग, जो अधिकारी जो निगोशिएट कर रहे हैं, उनकी तारीफ में 1-2 शब्द आज जरूर कहने चाहिए थे। लेकिन राजनीति तो राजनीति है। अब तक ये आरोप लगाता आ रहा था कि चीन घुस आया है। अब ये जब वापस जा रहा है तो इसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, और भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है कि इस लद्दाख बॉर्डर पे जिस हिसाब से चीनी सेना को भारतीय सेना ने जवाब दिया है, डिप्लोमेसी में भी और तो और ग्राउंड पे भी, वो काबिले तारीफ है। यानी कि चीनी सैनिक जिस तरह से वापस लौट रहे हैं, उसके बाद पूरी दुनिया में चीन की किरकिरी हो रही है। साथ ही भारत के लिए भी ये एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। वहीं टूलकिट मामले में एक के बाद एक खुलासे होते ही जा रहे हैं। दिशा रवि की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मामले में अभी आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक फरार चल रहे हैं। दोनों ही फरार आरोपियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई हुई। निकिता ने हाई कोर्ट से मांग की है कि उसे 4 हफ्तों के लिए गिरफ्तारी से राहत दी जाए। किसी भी पुलिस कार्रवाई से उसे अंतरिम राहत मिले, और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि वो एफआईआर की कॉपी उससे शेयर करे। डॉक्टर मनीष, आरोपी फरार है, उसके बाद अचानक से ये लोग बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर देते हैं। देखिए, ये लीगल राइट है किसी भी आरोपी का कि वो कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकता है। और अभी अभी ये खबर आई है कि जो शांतनु है उसको कुछ राहत, औरंगाबाद के जो बेंच है हाई कोर्ट का, उससे उसे राहत मिल गई है। और जो निकिता जैकब का जो केस है, इस पे सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस पे फैसला कल आएगा। लेकिन सवाल कई सारे उठ रहे हैं इसके ऊपर। सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि क्या इस तरह के आरोपी को, जो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो, क्योंकि ये टूल किट, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें ये लोग शामिल थे, उसका मकसद ही ये था कि इंटरनेशनल फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था। किसानों के साथ आपकी हमदर्दी हो सकती है तो आप हिंदुस्तान के अंदर जो किसान आंदोलित हैं
उनको आप समर्थन दें, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो क्षम्य हो सकता है। लेकिन आप हिंदुस्तान के खिलाफ एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाएं, पूरी दुनिया भर में हिंदुस्तान के एम्बेसी के बाहर आप आंदोलन करने वाले लोगों के साथ आपके तालमेल हों, आपके रिश्ते हों, आप उस पूरी साजिश के अहम करी हों, ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा अपराध है जिसकी कोई क्षमा नहीं हो सकती, इसको टाला नहीं जा सकता। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का विजडम है कि वहाँ के जज साहब उनको क्या लगता है, कैसे वो फैसला लेते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सारी दलीलें दी गई, फिर भी शांतनु को एक रिलीफ मिला है और ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर इस तरह के जो फैसले लगातार हो रहे हैं उसमें भी निकिता जैकब को कल शायद राहत मिल जाए। यानी कि आरोपियों ने अपने अधिकारों के तहत ये जमानत याचिका तो दायर कर दी है, लेकिन जो जुर्म उन्होंने किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। वहीं किसानों के प्रदर्शन से जुड़े टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस को कई सुराग हाथ लगे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने जूम को लेटर लिखा है जिसमें पूछा गया है कि मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे। इसके साथ ही पुलिस टूलकिट मामले में किसान नेताओं की भूमिका की भी जांच करेगी और मामले में फंडिंग की भी जांच की जाएगी। दिल्ली पुलिस को गूगल से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन मामले की जांच लगातार जारी है। और अहम बात यह भी है कि पूछताछ में दिशा रवि ने जूम मीटिंग में शामिल लोगों के नामों का भी खुलासा किया है। डॉक्टर मनीष, पहले तो दिल्ली पुलिस की ओर से जूम को लेटर लिखा गया, उसका क्या रिवर्ट मिला है और दिशा रवि ने क्या क्या खुलासे, किन नामों का खुलासा किया? देखिए, दिल्ली पुलिस और भारत की सरकार लगातार जूम और गूगल के साथ बातचीत कर रही है और चूँकि उनको भारत में ऑपरेट करना है और इसलिए ज़रूरी है कि वो हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान में चल रही जो जांच है उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करें, उसमें वो अपना एक सहायता प्रदान करें। और इसलिए ये सबसे अहम जो तथ्य इनकी तरफ से आएगा उससे कई सारे सफ़ेद पोश चेहरे वो बेनकाब हो जाएंगे। और जहाँ तक बात दिशा रवि की है तो उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, उन्हें बचाने की भी कोशिश चल रही है, लेकिन अब तक ये मालूम चल रहा है कि अपनी बातचीत के दौरान कि जिस तरह के डिजिटल फुटप्रिंट्स, जिस तरह के सवाल, जिस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये जो टूल किट है इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां सामने आ गई हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल लोग हैं जिनके रिश्ते पाकिस्तान के साथ हैं, जिनके रिश्ते खालिस्तानी संगठनों के साथ हैं, जिनका एक बहुत ही काला इतिहास रहा है। ये लोग इस पूरे टूल किट के मामले में ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, इसलिए ये जो खुलासे हो रहे हैं, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि ये पूरी जो कवायद हो रही थी, जिस तरह के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं जिसमें दिशा रवि खुद इस बात को कहती हुई पाई जा रही है कि हमारे ऊपर यूएपीए लग सकता है, तो मतलब बिल्कुल साफ है कि ये जो गुनाह कर रहे थे इसका अंजाम भी इनको मालूम था। अब सवाल यही है कि इतना बड़ा गुनाह जिसका अंजाम भी मालूम हो कि हमारे खिलाफ यूएपीए की धाराएं लग सकती है, उसके बावजूद वो किस दबाव में थी, किस षड्यंत्र के तहत, कितने पैसे लेकर या किस दबाव में इन लोगों ने इस हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने में अपनी भूमिका निभाई है, ये आने वाले समय में ही मालूम चलेगा। यानी कि दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है और जिस तरह से दिशा रवि से पूछताछ में खुलासे होते जा रहे हैं उसके बाद अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि कई नकाबपोश चेहरे इसमें बेनकाब होने वाले हैं। वहीं टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रही है। मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिंक का भी खुलासा हुआ है। पुलिस का कहना है कि वे टूलकिट के संबंध में पीटर फेडरिक नाम के एक शख्स की भूमिका की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दूं कि साल 2006 से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर रहने वाले फेडरिक का नाम टूलकिट में है और फेडरिक का नाम भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ रहा है। डॉक्टर मनीष, कौन है ये शख्स जिसकी भूमिका टूलकिट में सामने आई? देखिए, जो टूलकिट की जानकारियां जो बाहर आई है उसमें ये साफ साफ बताया जा रहा है कि ये जो दिशा रवि, ये निकिता जैकब और शांतनु के द्वारा क्रिएट किया गया जो टूल किट था, गूगल टूल किट, उसमें साफ साफ ये बताया जा रहा है कि किन किन लोगों को फॉलो करना है, किन किन लोगों को टैग करना है, वो कौन लोग हैं जो इस मुहिम में शामिल हैं, वो हमारे साथ हैं।
इसमें कई सारे कांग्रेस लीडर्स के नाम हैं, आम आदमी पार्टी के लोग इससे जुड़े हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन का भी नाम है। और उन्हीं नामों में से मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे वेबसाइट्स का भी नाम है, स्क्रोल का नाम है, वायर का नाम है। तो इसमें बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान के अंदर सोशल मीडिया में झूठ का व्यापार करते हैं, उन सभी का नाम इसमें जुड़ा हुआ है। और इन्हीं नामों के बीच पैट्रिक फेडरिक का नाम जो है वो उसमें साफ साफ दिख रहा है। अब ये साहब जो हैं, ये खालिस्तानी संगठन चलाने वाले कई सारे लोगों के साथ इनके रिश्ते हैं। इनका नाम उसमें भी जुड़ा हुआ है। जब अमेरिका में महात्मा गांधी की तस्वीर को तोड़ा गया था तो उसमें भी इसका नाम आया था। ये दरअसल एक ओपन खालिस्तानी, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी, बिल्कुल हिंदुस्तान के खिलाफ हर किसी मुहिम में शामिल रहने वाला शख्स है। ये पाकिस्तान के उस K2 डेस्क से भी जुड़ा हुआ है। ये K2 डेस्क ISI का, खालिस्तान और कश्मीर, ये दो डेस्क ISI का है, उससे भी इनके रिश्ते हैं। और ये बात पूरी तरीके से खुफिया एजेंसियों के पास सबूत के साथ इनका नाम है। और इसलिए ये सारे लोग, चाहे वो दिशा रवि हो, चाहे वो निकिता हो, या फिर उनको बचाने वाले सारे आम आदमी पार्टी, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग ये जो कह रहे हैं कि ये छोटे मोटे बच्चे हैं, 21 साल की बच्ची है, उसको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया, ये गुनाह ऐसा है कि जिसमें ये पूरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। 21 साल की उम्र कोई कम नहीं होती है और 21 साल का कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर उसके रिश्ते आतंकवादियों से हो, उनके रिश्ते हिंदुस्तान के दुश्मनों से हो, पाकिस्तान की ISI के एजेंटों से हो, खालिस्तानी टेररिस्टों के साथ हो, तो ये एक गंभीर मसला है। और इसके लिए कानून में कोई भी इस बात को लेकर कि आप 21 साल के हैं तो कानून इसमें आपको कोई भी रियायत नहीं देगा। जो सज़ा एक आम क्रिमिनल को मिलती है, एक टेररिस्ट को मिलती है, वही सज़ा इन लोगों को भी मिलेगी। यानी कि टूलकिट मामले में पीटर फेडरिक की भूमिका सामने आने के बाद अब इस मामले में कई और बड़े खुलासे होने वाले हैं। उधर पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत ने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात मुंबई में हुई। खास बात ये रही कि मोहन भागवत खुद मुंबई में मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचे थे। मिथुन को तृणमूल कांग्रेस ने 2014 में राज्यसभा सांसद बनाया था। हालांकि बाद में एक्टर ने तबीयत खराब होने के चलते 2016 में इस्तीफा दे दिया था। लिहाजा इस मुलाकात से सियासी अटकलें भी तेज हो गई हैं। डॉक्टर मनीष, क्या मायने हैं मोहन भागवत और मिथुन चक्रवर्ती की इस मुलाकात के? अब आप ये समझिए कि मोहन भागवत RSS चीफ, वो मिथुन चक्रवर्ती एक फिल्म कलाकार के घर जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि संघ ने, बीजेपी ने, ये जो हिंदूवादी संगठन जितने भी ऑपरेट कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके लिए बंगाल का चुनाव कितना मायने रखता है। ये कोई आम चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अमित शाह उसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, इसको ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने इसे अपने नाक का सवाल बना लिया है, इज्जत का सवाल बना लिया है। और उसके लिए वो हर दरवाजे, हर जगह वो खटखटा रहे हैं ताकि उन्हें चुनाव में आसानी से जीत मिल सके। लेकिन ये तो पॉलिटिकल मसला अलग है। लेकिन RSS चीफ का मिथुन चक्रवर्ती के घर जाना ये अपने आप में बता रहा है कि संघ किस तरीके से अपने आप को बंगाल, उसकी संस्कृति, उसके कल्चर के साथ जोड़ने में जुटा हुआ है। कुछ दिन पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत जी कलकत्ता गए थे और कोलकाता में भी उन्होंने तमाम आर्टिस्ट, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं, कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, इन लोगों के साथ मुलाकात की थी। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी और RSS किसी भी कीमत पे बंगाल के चुनाव को लूज करना नहीं चाहती है। और इसके लिए उनको घर घर जाकर के दरवाज़ा भी खटखटाना हो तो वो दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार है। यानी कि मोहन भागवत और मिथुन चक्रवर्ती की इस मुलाकात के बाद मिथुन चक्रवर्ती के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें अब तेज होती नजर आ रही हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।